नमस्कार। आज के फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 52 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज वैसे तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन बेटा पहले मैं प्रीवियस जो चैप्टर चल रहा है उसके कुछ न्यूमेरिकल और आपको सॉल्व करा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे इसको पूछ रहे थे, तो मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये आपके बुक के पीछे का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बुक में, अगर आप देखेंगे तो, और इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है आंसर में, वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन है कि एक कुंडली, इसकी भुजा की लंबाई स्मॉल एल है, ये समबाहु त्रिभुज के रूप में है। ठीक है, कोई कुंडली है, कोई लोहे का तार था, इसकी लंबाई 3L थी, तो इसके 3 भाग, ठीक है ना, इनको इस तरह से मोड़ दिया गया, ये L और ये L, इनको इस तरह से मोड़ दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तथा कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र में ये लटकी हुई है। बी कुंडली के तल में है, इसको समझिए, बी कुंडली के तल में है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये कोई कुंडली है, ठीक है, तो इसका एक ध्रुव होगा यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव मान लीजिए ये रहा, और दक्षिणी ध्रुव ये रहा। ठीक है, तो एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस तरह से। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र इसके तल में है, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में है, और एम वेक्टर की डायरेक्शन इस दिशा में। ये एम वेक्टर की डायरेक्शन और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। काय में हम पढ़ते हैं ना, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहां थीटा इज इक्वल टू होता है एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, क्योंकि आगे काम आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आगे चल के थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यूज करने वाले हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है, बी कुंडली के तल में है। कुंडली के तल क्या मतलब आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री है। यदि कुंडली में कैपिटल आई धारा प्रवाहित करने पर बल आघूर्ण टॉ लगे तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल एल है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, पहले वो चीजें लिख लेंगे जो गिवन है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी, और थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर कुंडली के तल में है। अब देखिए, यहाँ पर काम आएगा हमारे पास में। देखिए बेटा, आप जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NIA। एन का मान कुछ दे नहीं रखा, तो एन की वैल्यू 1 ले लेंगे। धारा I प्रवाहित हो रही है, और ए होता है कुंडली का क्षेत्रफल। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटे देखिए, वैसे तो आपने सीख भी रखा होगा, और नहीं तो आप ध्यान रखिएगा, 3/4 इंटू एल स्क्वायर होता है। अगर कोई बच्चा इसको समझना चाहता है कि 3/4 एल स्क्वायर कैसे होता है, तो वो भी देख लीजिए बेटा, बता देता हूँ मैं आपको। ये सब कोई समबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, जिसकी भुजा की लंबाई L है, ये भी L, ये भी L और ये भी L। ठीक है, अब क्या करा, इस बिंदु से इस पर एक लंब डाला, तो इस भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये भी L/2 और ये भी L/2। ये कोण कितना है? ये कोण है 60 डिग्री। ठीक है बेटा, त्रिभुज का यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए, 2 समकोण त्रिभुज बन गए, एक तो ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ लिया जाए तो यहाँ पर कुल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब देखो, ये L, ये L/2। वैसे आपको एक फॉर्मूला लगाओगे, लंब इज इक्वल टू होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जानते हो ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो लंब निकालना है हमें, इस भुजा की लंबाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। को सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे 4, हो जाएगा √3 L स्क्वायर बटे 4। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ मैं।
इसको दोबारा यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ देखिए, ये समबाहु त्रिभुज, इस भुजा की यहाँ से एक लंब डाला तो ये भी l/2 और ये भी l/2, ये l था ही, तो यहाँ से लंब इज इक्वल टू हो गया l² माइनस l² बटे 4। सॉल्व करा तो 3l² बटे 4, तो ये सॉल्व करा √3/2l, ये लंबा आ गया। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 की जगह 1/2। आधार कितना है? l/2 और ऊंचाई कितनी है? √3/2 इंटू l। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? सॉल्व कर ले तो देखिए कितना आ गया, √3l²/8। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो टोटल अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? यहाँ पर इस तरह के 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो 2 इंटू √3l²/8 कटा बेटा इससे 4 बार, तो √3l²/4 इसका क्षेत्रफल होता है। इसका यूज होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी याद रखना है आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4l²। आगे देखिए, इसीलिए चुंबकीय आघूर्ण, इसीलिए चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M इज इक्वल टू N इंटू I इंटू ए। यहां कैपिटल N इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे, तो M इज इक्वल टू हो गया 1 इंटू I इंटू ए, तो M इज इक्वल टू I इंटू ए का मान √3/4l²। ठीक है बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखिए, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए बेटा, बल आघूर्ण टॉ इज इक्वल टू होता है mb sin थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पता है, तो टॉ इज इक्वल टू m की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, I इंटू कैसे लिखेंगे, √3/4I इंटू l² इंटू b इंटू साइन 90। आपको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी, हो गया ये सॉल्यूशन। टॉ इज इक्वल टू √3IL² इंटू b अपॉन 4। सॉल्व कर लीजिए। l² का मान, l का मान निकालना है, तो 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा है, 4 इंटू टॉ अपॉन √3IB इज इक्वल टू l²। पलट लीजिए तो l इज इक्वल टू आ गया आंसर 4 टॉ √3IB। ठीक है, अगर रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू 4 टॉ अपॉन √3IB की पावर 1/2 आंसर। बुक में देखना ना, जहाँ करेक्शन हो करेक्शन कर लेना बेटा। ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले जो 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, वो क्यूरी टेम्परेचर पर है। क्यूरी का जो नियम था, एक तो लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए और एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन में से एक एक करके ये अलग अलग टाइम पर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, इसलिए ये आपके बुक में भी दे रखे हैं क्वेश्चन, वहां आप पीछे देख भी सकते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप 300 केल्विन है। यदि 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 हो, ठीक है बेटा, गिवन है हमारे पास। तो इसके लिए सिंपल सा प्रश्न ऐसे करवा रखा था पहले क्वेश्चन, क्यूरी नियतांक ज्ञात करें, क्यूरी नियतांक ज्ञात करें। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं। तो आंसर इसका देखिए बेटा, सॉल्यूशन
चूंकि हम जानते हैं काई इज इक्वल टू होता है सी अपॉन टी माइनस टी सी, तो सी इज इक्वल टू हो गया काई इंटू टी माइनस टी सी। काई की वैल्यू 0.6, टी का मान देखिए 450 केल्विन माइनस टी सी का मान क्यूरी नियतांक सॉरी क्यूरी ताप 300, तो इसको हल कर लीजिए 0.6 इंटू 150, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 6 90 केल्विन इसका आंसर है। इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं इसको। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन ताप पर 120 केल्विन ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति 0.6 है, तो इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करें। ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करें, ठीक है बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले देखिए पदार्थ कौन सा दे रखा है। पदार्थ दे रखा है यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ। आप जानते ही है प्रति चुंबकीय के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तापमान पे डिपेंड नहीं करता। अनुचुंबकीय के लिए टेम्परेचर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और लौह चुंबकीय के लिए T माइनस टीसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए काई समानुपात या लिख दीजिए काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी। तो देखिए बेटा, अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन ताप पर यानी T1 इज इक्वल टू 120 केल्विन, यानी प्रारंभिक ताप 120 केल्विन है, और उस ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति काई 1 इज इक्वल टू है 0.6। भाई जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान भी चेंज होगा। यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति भी कांस्टेंट नहीं है, केवल C की वैल्यू कांस्टेंट है। यही चीजें जो परिवर्तित नहीं होगी, बाकी दोनों परिवर्तित होगी। अब अगला देखिए, तो इस पदार्थ के लिए T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 यानी इसको आप चेंज करोगे, यहाँ यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। यह आ गया 300 केल्विन ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करो। तो आइए देखिए इसको, काई इज इक्वल टू सी अपॉन टी है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, काई 1 अपॉन काई 2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। बात समझ में बेटा? कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, तो वो बच्चे देख लीजिए। देखिए यहाँ पर काई 1 इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन T1 समीकरण नंबर 1, काई 2 इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन T2 समीकरण नंबर 2। भाग लगा दिया तो काई 1 अपॉन काई 2 इज इक्वल टू सी अपॉन T1 अपॉन सी अपॉन T2। सी से सी कट गया, तो ये T2 ऊपर चला गया, तो T2 अपॉन T1। ये आप हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत काम आता है। वैसे ये 11th क्लास में सिखाया भी जाता है, जो बेसिक मैथमेटिक्स चलता है वहाँ पर सिखाते हैं। आजकल मैं 11th वाले बच्चों को बेसिक मैथ्स ही सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए काई इज इक्वल टू काई 1 अपॉन काई 2 इज इक्वल टू मैंने लिखा T2 अपॉन T1। जब भी व्युत्क्रमानुपात में हो, जैसे y समानुपात 1 अपॉन x, तो ये हो गया y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काई 1 की वैल्यू कितनी है 0.6, काई 2 का मान तो ज्ञात करना है। T2 का मान 300 केल्विन अपॉन T1 का मान 120। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, उल्टा कर दीजिए, काई 2 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 30, ठीक है बेटा। आगे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो काई 2 इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 12 बाई 30, ठीक है बेटा। इसको आप आराम से हल करिए,
ये इससे कटा 5 बार, ठीक है। चलो ऐसे हल नहीं करना चाहते तो ऐसे हल कर लीजिए। काई 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 7.2 अपॉन 30। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन हुए, ठीक है। कुछ प्रश्न शायद 5 क्वेश्चन मैंने कल भी करवाए थे, ये 3 क्वेश्चन हुए। इनको सभी प्रश्नों को एक साथ आप नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में चैप्टर नंबर 14 परमाणुवीय भौतिकी। पहले इसको नोट कीजिए बेटा। अब देखिए चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 नाम है इसका परमाणुवीय भौतिकी। परमाणुवीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। वैसे ये यूनिट नंबर ये 8 है बेटा, और इस यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे हमें। एक पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स, और एक होगा न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। दोनों चैप्टर मिला के 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न आता है, 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। यानी कुल मिलाकर ये 6 मार्क्स का पेपर, इसका वेटेज रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3, 2 और 1। पहले पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 14 परमाणु भौतिकी, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये चैप्टर नंबर 15 है, इसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में केवल मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से जो वर्किंग मतलब जो आपको नोट करना है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या होगा। सबसे पहले एटॉमिक फिजिक्स का, एटम का हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका इतिहास या इसकी भूमिका, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि सबसे पहले महर्षि कणाद ने कण के बारे में बताया था। उसके बाद में 1897 में जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे प्लम क्लूडिंग मॉडल भी कहते हैं। उसने कैथोड किरणों के द्वारा यह पता लगाया था कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु मान लीजिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित होते हैं ये उपस्थित होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान से 10⁻⁵ गुना होता है। यानी परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। फिर आगे चलकर सेकंड आप इसके पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे। सेकंड आप पढ़ेंगे जे थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तीसरा आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिसे रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, ये प्लम क्लूडिंग मॉडल भी पढ़ा होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फंसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज, इस तरह से आपने पूरा पढ़ा होगा। उसको मैं दोबारा से आपको पढ़ाऊंगा, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, कैसे इसका इतिहास रहा है। फिर जे थॉमसन का मॉडल बताऊंगा, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बताऊंगा। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपने पढ़ा होगा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और इस नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। लेकिन एक्चुअल में इस मॉडल में क्या था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जिसने अल्फा धनात्मक आवेशित कणों को इस पर बौछार की, अधिकांश अल्फा कण इससे पार हो गए, और कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों पर प्रक्षेपित हुए, और 20,000 में से एक, वहां पर अलग अलग है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू अलग है, 8,000 है, लेकिन वहां पर आपने पढ़ा होगा 20,000 में से एक अल्फा कण वापिस 180 डिग्री पर लौट कर आ गया।
ये आप अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इससे आपको पता लगेगा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, समस्त द्रव्यमान इसके एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे नील्स बोहर का मॉडल। ठीक है, नील्स बोहर का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इसके 3 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। पोस्टुलेट्स का मतलब इसकी अभिधारणाएं पढ़ेंगे। ठीक है, बोहर की प्रथम अभिधारणा, बोहर की द्वितीय अभिधारणा, बोहर की तृतीय अभिधारणा, एक एक करके सारी चीजें पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब ये तीनों मॉडल पढ़ लोगे, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, नील्स बोहर का मॉडल, हर मॉडल में कुछ अच्छाइयां होगी और कुछ इनमें कमियां होगी, उनको आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जे थॉमसन के मॉडल में कुछ कमी होगी, उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट होगा। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ कमी होगी, वो रदरफोर्ड इस नील्स बोहर मॉडल में पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद में इसके बाद में जैसे नील्स बोहर का मॉडल पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन सदृश्य आयन, हाइड्रोजन जैसे आयन, ठीक है ना, जैसे He+Li+2 इस तरह के आयन के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। ठीक है बेटा, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। इसके बाद आप हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु की त्रिज्या, इसकी कैलकुलेशन करोगे। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की चाल, विभिन्न कक्षाओं का मतलब क्या होगा, ये बीच में तो क्या है बेटा, थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक तो पता ही है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। तो इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, इनके बीच में लग रहा है विद्युत बल। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति कराने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्री बल। ये आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, 11th क्लास से सीख कर आते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स से पता लगता है ये अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ये अभिकेंद्री बल की पूर्ति यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, वेग ज्ञात करेंगे, विभिन्न कक्षाओं में वेग, विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या। इसके बाद में प्रत्येक कक्षा की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, इनकी गणना करेंगे। इसके बाद में हम श्रेणियां पढ़ेंगे। श्रेणियां कौन सी आप जानते होंगे बेटा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, इस तरह से इसकी विभिन्न श्रेणियां एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद में आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में बोहर मॉडल की कमियां। ये चैप्टर इतना ही, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें से 2 नंबर का एक डेरिवेशन आता है, 1 नंबर का कोई छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको पूरा इसको समझ के पढ़ना है। और आप थोड़ा सा 11th क्लास का जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेना बेटा। इसको आपको ये अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। जैसे बेसिक बातें आपको पढ़नी है कि नाभिक में क्या उपस्थित रहता है, नाभिक के अंदर, ये तो समझो इलेक्ट्रॉन कह दो, नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। इसे सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी तत्व को ZXA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, X का मतलब होता है तत्व प्रतीक और A का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये आपको पता होगा। जैसे ये ना, ये 1H1, तो ये क्या हो गया 1H1, 1H2, 1H3, ये समस्थानिक है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेना। इसके बाद से कल से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर एक एक करके सारी चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे बेटा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू बेटा।